हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप लोग मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे और साथ में बोर्ड एग्जाम की तैयारी आप बहुत बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। नहीं कर रहे हैं तो अभी से शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि हम आपके लिए लाए हैं नई बुक जो कि है एनसीईआरटी की। ठीक है, जो कि है न्यू बुक एनसीईआरटी। ठीक है, और जो जो आपका सत्र है वो 2024 और 2025 है। ठीक है, इसमें हम वन शॉट भी करने वाले हैं, वन शॉट भी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिएगा कि जो आपका प्रश्न दिख रहा है तो कुछ बच्चे कंफ्यूज होंगे कि ये प्रश्न तो प्रश्नावली 3.3 में दिखते हैं। हाँ, ये बात सही है। कंडीशन ये है कि आपके पास यदि पुरानी बुक है एनसीईआरटी की तो उसमें आपको ये क्वेश्चन दिखेंगे 3.3 में। किसमें? 3.3 में। यदि नई बुक है तो फिर ये क्वेश्चन आपको दिखते हैं 3.2 में। ठीक है, क्योंकि आपकी वज्र गुणनखंड विधि हटा दी गई है, जिससे आपका चैप्टर 3.5 वो पूरी तरह से कट चुका है। ठीक है बच्चों, तो अब आपका कंफ्यूजन दूर है। यहाँ पर हम कौन सी विधि का इस्तेमाल करने वाले हैं? प्रतिस्थापन विधि। कौन सी? प्रतिस्थापन विधि से इन समीकरण निकायों को हल करेंगे। ठीक है, तो इस प्रश्न नंबर 1 में आपके 6 प्रश्न दिए गए हैं। 3 प्रश्न तो आपके सामने और 3 प्रश्नों को हम बाद में सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो पहले हम 3 प्रश्नों को सॉल्व करते हैं और इसको करते हैं रफ। तो आपने इसमें क्या क्या आपको मिलेगा वो आपने जान लिया है। ठीक है, तो उम्मीद है बच्चों कि आपको वीडियो पसंद जरूर आएगी यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे तो। ठीक है, इसलिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक जरूर बने रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 लिखा गया, निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्मों को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। समीकरण, पहला प्रश्न है, समीकरण दिया गया x प्लस वाई बराबर 14 और x माइनस वाई बराबर 4। ये हमें समीकरण दिए गए हैं, तो इन समीकरणों को हम लिख लेंगे। चलिए मान लेते हैं कि ये आपका समीकरण 1 है, ये समीकरण 2 है। प्रतिस्थापन विधि से हमें क्या करना है? इन्हें हल करना है, यानी प्रतिस्थापित करके। प्रतिस्थापित मतलब एक की जगह पर किसी दूसरे को रख कर। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या करेंगे कि यहां से समीकरण 1 से या तो x की वैल्यू या तो y की वैल्यू निकाल कर आपको समीकरण 2 में रख देना है, या आप इतने भी स्वतंत्र हैं कि समीकरण 2 से x या y की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रखकर आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, लेकिन कंडीशन ये है कि क्वेश्चन आपको इस प्रकार से सॉल्व करना जिससे आसानी हो आपको। ठीक है, हम उसकी वैल्यू निकालेंगे जो हल करने में आसान हो। तो यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 1 समीकरण 2 किसी से लेकर निकाल सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समीकरण 1 से मान निकालते हैं। क्या निकालेंगे? ये आपका y जो है धन से ऋण में भेज सकते हैं या x को धन में से ऋण में भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम यहाँ पर y को भेज देते हैं, तो x प्लस वाई बराबर हमें कितना दिया गया? समीकरण 1 14 दिया गया है, और यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं जो कि हो जाएगा 14 माइनस वाई। ठीक है, और इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 3। अब यहाँ पर शर्त ये है कि आपने यदि समीकरण 1 से x की वैल्यू या y की वैल्यू निकाली है तो पुनः समीकरण 1 में नहीं रखिएगा, नहीं तो हल नहीं आएगा, उसे समीकरण 2 में रखना है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 से समीकरण किसमें? 2 में रखने पर, ठीक, मान रख देते हैं। कहाँ पर? इस जगह पर। कितना रखेंगे? 14 माइनस वाई, और ये रहा आपका माइनस का y बराबर 4। तो ये तो आपका धन से ऋण में जाने वाला है,
14 आपका धन श्रेणी में जाएगा और y माइनस का हो जाएगा 2y बराबर 4 माइनस 14। तो ये हो जाएगा -2y बराबर माइनस, देखिए माइनस का 14 और प्लस का 4 कितना हो जाएगा, 14 से 4 घटाएंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का 10। माइनस से माइनस कट जाएगा, 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10। तो यहाँ से y का मान कितना निकल के आया, 5। अब y का मान समीकरण कहाँ पर रख देंगे, 3 में रख दीजिएगा। आप जहाँ चाहे समीकरण 1 में, 2 में, 3 में, जहाँ रखना चाहे रख सकते हैं, बिल्कुल स्वतंत्र है। यहाँ रखने से ये फायदा होगा, x की वैल्यू बहुत जल्दी आ जाएगी। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, ठीक, समीकरण 3 में रखते हैं, इधर 3 ये रहा, तो ये हो जाएगा x बराबर कितना है, 14 माइनस y की वैल्यू कितनी है, 5। तो x का मान कितना आ जाएगा, 14 में से 5 घटाएंगे तो 9 आ जाएगा। तो हमें जो x की वैल्यू चाहिए थी, वो है 9 x की वैल्यू, और जो y का मान है वो आपका कितना है, 5 है। और यही दोनों आपके क्या हो जाएंगे बच्चों, आंसर हो जाएंगे। उम्मीद है कि ये पहले का पहला नंबर तो आपको समझ में आ गया होगा। ये है प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो है हम दूसरा प्रश्न सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने के लिए इसको करना होगा हमें रफ। ठीक है, तो आपने इसकी स्क्रीनशॉट ले ली होगी, तो इसको कर देते हैं रफ, और बहुत ही अच्छे तरीके से बच्चों आपको समझ में आएगा। बस आपको ध्यानपूर्वक आराम से सावधानी से क्वेश्चनों को देखना है। ठीक है, तो हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर दिया, इसको कर देते हैं रफ। इसको हम रफ कर देते हैं क्योंकि हमने पहला प्रश्न सॉल्व कर लिया है। ठीक, अब इसके बाद जो है बचता है दूसरा नंबर। तो चलिए दूसरा नंबर यहाँ पर हम पूरा समीकरण सहित लिख लेते हैं। दूसरा नंबर हमें दिया गया है s माइनस टी बराबर 3। ठीक है, और इसे जो है हम समीकरण 1 बना देते हैं। उसके बाद दूसरा समीकरण आपका दिया गया ये, जो कि है s बटे 3 प्लस टी बटे 2 बराबर 6। यहाँ पर थोड़ा हम एलसीएम यदि लेके हल करें तो और आसान हो जाएगा। देखिए एलसीएम लेके हल करते हैं। एलसीएम आपका आएगा कितना, 6। 2 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2s, प्लस 3 का इधर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 3t बराबर 6। उसके बाद ये 6 आपका भाग से गुणे में जाएगा, तो 2s प्लस 3t बराबर गुणा हो जाएगा 4 4 हो जाएगा 36। और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 से s की वैल्यू निकालना बहुत आसान है। सिंपल से ऋण से धन में चला जाएगा, s की वैल्यू निकाल आएगी और उसे उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। जबकि यहाँ पर थोड़ा से हमें ज्यादा मतलब कि सॉल्व करना होगा। ये आपका धन श्रेणी में जाएगा, फिर s के साथ में जो 2 गुणांक है वो गुणे से भाग में जाएगा, लंबा पड़ जाएगा। तो यहाँ पर हम समीकरण 1 से निकालेंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम मान निकालेंगे। तो जो कि ये है आपका s माइनस टी बराबर 3। तो s बराबर 3 प्लस ऋण से धन में चला जाएगा और ये हो जाएगा आपका समीकरण 3। इसे हम बना देंगे समीकरण 3। अब s की वैल्यू समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखना है। तो लिखेंगे s का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर। ठीक है बच्चों, और यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो जरूर कमेंट्स कीजिएगा। ठीक, अब हम वैल्यू रख देते हैं कहाँ पर, s की वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में। तो देखिए यहाँ पर रखना है, तो ये हो जाएगा 2, s की जगह पर रखेंगे 3 प्लस टी, 3
प्लस टी और प्लस 3t प्लस 3t बराबर है आपका 36। 36 दो का अंदर गुणा करेंगे, 2 तिहाई 6 प्लस 2t प्लस 3t बराबर 36। ये 6 धन से ऋण में जाएगा उस पार, और ये 3 और 2 हो जाएगा 5। t बराबर 36 माइनस 6, तो 5t बराबर 36 से 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 30, और 5 51 5 5 6 के 30, तो t बराबर कितना आ गया 6। t का मान 6 आया, इसको उठाकर समीकरण 3 में रख दीजिएगा, आराम से आ जाएगा। तो लिखेंगे t का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ रहा, ये रहा, तो यहाँ पर रखेंगे s बराबर 3 प्लस, और t की वैल्यू कितनी है 6, तो जो s का मान आया वो हो गया कितना 9, यानी फाइनल s का जो मान आया वो रहा आपका 9, ठीक है, और जो t की वैल्यू आई वो रही आपकी 6, ठीक है। तो s और t की वैल्यू आराम से हम लोगों ने निकाल लिया है। तो ये आपका प्रश्न नंबर 2 भी सॉल्व हो गया। अब प्रश्न नंबर 3 सॉल्व करने की बारी है, ठीक। तो इसको आप नोट कीजिएगा या आप स्क्रीनशॉट लेते चलिए, जो भी आपको करना हो कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, और हमारी क्लास आपको पसंद आ रही हो तो प्लीज़ बच्चों वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। चलें, अब इसके बाद जो है हमारा तीसरा प्रश्न बचता है, तो इसको करते हैं रफ, और तीसरे प्रश्न को हम लोग आराम से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर डालते हैं तीसरा नंबर। हमें जो समीकरण दिए गए हैं वो है 3x माइनस वाई बराबर 3, ठीक है, और इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। समीकरण 1, उसके बाद है 9x माइनस 3y बराबर 9, और इसका नाम दे देते हैं समीकरण 2। समीकरण 2, समीकरण 1 से हम वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 आपका कितना दिया गया वो पहले देख लीजिए। वो दिया गया है 3x माइनस वाई बराबर 3। हमें यहाँ से y की वैल्यू निकाल लेनी है, तो माइनस वाई बराबर 3 माइनस 3x। एक काम करते हैं कि यहाँ पर हम माइनस कॉमन कर लें, तो ये आपका बन जाएगा प्लस में और ये आपका बन जाएगा माइनस में। माइनस से माइनस काटने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है कि माइनस कॉमन किया, तो यहाँ से y का मान निकल के आया 3x माइनस 3, और ये रहा आपका समीकरण 3। क्या रहा, समीकरण 3। अब y की वैल्यू समीकरण 3 से उठाकर समीकरण 2 में रख देना है, ठीक है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, कहाँ पर रख देना है, इस जगह पर रखना है, ठीक। रखते हैं 9x माइनस ये रहा 3, और जो y की वैल्यू है ये रही, तो ये हो जाएगा 3x माइनस 3 बराबर में आपका कितना है, बराबर में 9 है, ठीक है। बराबर में कितना है 9, तो ये हो जाएगा 9x, 3 का अंदर गुणा करेंगे 3 त्रिक 9x, अब माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 3 त्रिक 9 बराबर 9। ये प्लस और माइनस तो कट जाएंगे, जो कि आपका आया 9 बराबर 9। अब 9 बराबर 9, ना तो यहाँ से x की वैल्यू निकली ना y की वैल्यू निकली, फिर क्या है, ये जो कथन है ये कथन सत्य है, क्योंकि 9 बराबर 9 तो एक क्या है कि बिल्कुल राइट, यानी 100% 9 की वैल्यू 9 ही होगी, यानी एक्स वाई की कोई वजह झंझट ही नहीं है। तो लिखेंगे यह कथन सत्य है,
यह कथन सत्य है, अतः x तथा y के अनंत या अपरिमित रूप से अनेक हल प्राप्त होंगे, या अनंत हल प्राप्त होंगे। ठीक है बच्चों, तो बताइए प्रश्न नंबर 1 के ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा ये प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 1 के तीनों प्रश्न सॉल्व करने के बाद अब देखते हैं प्रश्न नंबर 4, 5 और 6। आगे क्वेश्चन देखिए बच्चों, आगे क्वेश्चनों में वैसे ही क्वेश्चन है, बस यहाँ पर हमें थोड़े से जो वैल्यू है वो थोड़ी अटपटी दे दी गई है। देखिए यहाँ पर चौथा प्रश्न लिखा गया 0.2x + 0.3y बराबर 1.3 दिया गया है, यानी कि यहाँ पर हमें दशमलव के रूप में दिया गया। अब दशमलव आपको डिस्टर्ब कर रहा होगा, तो जो डिस्टर्ब कर रहा है उसे ही हटा देते हैं, तो डिस्टर्ब ही खत्म हो जाएगा। देखिए हमें इन दशमलव को हटाना है। 0.2x दिया गया है प्लस 0.3y दिया गया है और 1.3 दिया है। आपको पता है कि नीचे एक जीरो लगा देंगे, दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है। यहाँ पर भी एक अंक पहले है, जितने अंक पहले हो उतने जीरो नीचे लगा दीजिएगा, दशमलव आपका हट जाएगा। अब यहाँ से आप चाहें तो 1/10 चाहे तो एलसीएम ले सकते हैं, या दोनों का कॉमन ले सकते हैं, या दोनों का एलसीएम ले सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर आपका बच जाएगा 2x, ये बचेगा आपका 3y बराबर में आपका हो जाएगा 13/10। 10 से 10 आपका कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 2x + 3y बराबर 13। ठीक है, इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। इसको हम क्या बना देंगे, इसको बना देंगे समीकरण 1। अब इसके बाद हम इसे सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका 0.4x + 0.5y बराबर 2.3। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस दशमलव को हटाएंगे। दशमलव कैसे हटेगा, इसके नीचे एक जीरो लगाइए, दशमलव हट गया। जीरो लगाएंगे दशमलव हट जाएगा, क्योंकि एक अंक पहले दशमलव है। अब यहाँ पर हमें क्या करना है, 1/10 कर लेते हैं कॉमन, और यहाँ पर बच जाएगा आपका 4x + 5y बराबर में हो जाएगा 23/10। 10 से 10 आपका कट जाएगा, जो कि आएगा 4x + 5y बराबर 23, और ये आपका बन जाएगा समीकरण 2। इसको बनाएंगे हम समीकरण 2। अब हमें क्या करना है कि या तो समीकरण 1 से या समीकरण 2 से x या y की वैल्यू निकाल लेना है। तो लिखेंगे हम समीकरण 1 से, समीकरण 1 से समीकरण 1 हमें ये दिया गया है, जो कि है 2x + 3y बराबर में 13। हम यहाँ से x की वैल्यू निकालने वाले हैं, ये आपका धन से जाएगा ऋण में, तो हो जाएगा 13 - 3y, और यहाँ पर आपका जो x के साथ में 2 है वो गुणे के साथ है, यानी कि गुणा वाला आपका जाएगा भाग में, 13 - 3y/2। इसको हम बनाएंगे समीकरण 3। इसको हम क्या बनाएंगे, समीकरण 3 बनाएंगे। अब हम क्या करते हैं कि समीकरण 3 से x की वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे इस जगह पर, कितना, यहाँ पर। तो ये रहा आपका 4
और x के रूप में है आपका 13 माइनस 3y बटे में आपका 2, उसके बाद प्लस का 5y बराबर में आपका 23। इसको काट देंगे, 2 बार में कट जाएगा और इस 2 का अंदर गुणा करा देंगे तो 13 दूनी हो जाएगा 26 और 2 तिहाई 6y प्लस 5y बराबर कितना है 23। ये आपका धन से ऋण में जाएगा और यहाँ पर देखिए 6y माइनस 6y से 5y घटाएंगे तो माइनस का y आ जाएगा और 23 में से हमें कितना घटाना है, 23 में से 26, ये धन ऋण में गया और 6y से 5y गया तो माइनस का y, यानी कि माइनस y बराबर आपका हो जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट जाएगा। अब इधर देखिएगा तो y बराबर आपका कितना आ गया 3। जब y का मान 3 आया तो उठाकर समीकरण 3 में रख दीजिएगा तो लिखेंगे y बराबर 3, y बराबर 3 समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर कहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर। तो ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 और बटे में आपका क्या चल रहा 2, तो x बराबर 13 माइनस 3 त्रिक 9 बटे 2, तो 13 में से 9 घटाएंगे, 9 4 13 यानी 4 आएगा और बटे में आपका 2 है, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4 यानी x बराबर कितना आ जाएगा 2। तो यहाँ से हमें x और y की वैल्यू क्या आई वो देखिए x की जो वैल्यू है, जो x बराबर वो तो आ गया आपका 2 और जो y है, y का मान कितना आ गया 3। ठीक है, ये आपके 2 मान आए हैं x का और y का। तो यहाँ तक बच्चों आपको कोई समस्या नहीं हुई होगी। ठीक है, तो इसके बाद हम 5वें प्रश्न को सॉल्व करेंगे, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा या इसकी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। ठीक है, हम एक तरफ हो जाते हैं जिससे आपको समय मिल सके। चलिए अब इसको हम करेंगे रफ, इस पूरे क्वेश्चन को करते हैं रफ। तो बच्चों प्रश्न कैसे हैं, आपको समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, बस आपको कमेंट्स जरूर करके बताना है। ठीक है, और उम्मीद है बच्चों की क्लास आपको पसंद आ रही होगी। यदि आपने यहाँ तक देख लिया इसका मतलब है कि क्लास आपको पसंद जरूर आ रही है। ठीक, तो चलिए अब हम लोग देखेंगे प्रश्न नंबर 5वें को। तो 5वें का समीकरण लिखेंगे यहाँ पर से, हमें दिया गया अंडर रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0 और इसको हम समीकरण का नाम दे देते हैं। इस समीकरण का क्या नाम देंगे, इस समीकरण का नाम दे देते हैं समीकरण 1। ठीक है, इसके बाद दूसरा हमें दिया गया है अंडर रूट 3x माइनस अंडर रूट 8y बराबर 0 और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 2। ठीक, अब आगे देखिएगा, अब हमें क्या करना है, अब हम समीकरण 1 से क्या करते हैं, x या y की वैल्यू निकाल लेते हैं। कहाँ से, समीकरण 1 से। तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 आपका कितना है, रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। तो यहाँ से हम एक वैल्यू निकाल ले, या तो x की या तो y की। तो किसका मान निकाल लेते हैं, x का। तो रूट 2x बराबर, ये आपका धन से में जाएगा माइनस का अंडा रूट 3y और यहाँ से x का मान निकल के आएगा माइनस का अंडा रूट 3y और ये रूट 2 आपका बटे में आ जाएगा और ये हो जाएगा आपका समीकरण कौन सा, तीसरा। तो x की वैल्यू समीकरण 3 से उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में रखने पर
ठीक है। चलिए, तो कहाँ पर रखना है समीकरण 2 में, यहाँ पर रख देना है। तो यहाँ पर डालते हैं एक लाइन और वैल्यू को रख देते हैं। तो √3 तो हमारे पास है ही, इस x की जगह पर ये वैल्यू रखनी है। तो माइनस का √3y बटे में 2, अंडा रूट वो भी अंडा रूट के साथ, और माइनस √8y बराबर 0। √3 की वैल्यू √3 में करेंगे तो √3 कितना होता है, √9 हो जाता है, और √9 की वैल्यू कितनी होती है 3। तो माइनस तो रहेगा ही, 3 बटे में √2 और y माइनस √8y बराबर 0। हम ले लेते हैं एलसीएम, लासा लेंगे। लासा कितना आ जाएगा, √2 आएगा, माइनस का 3 रूट माइनस का कितना आ जाएगा, माइनस का 3y आएगा, माइनस √2 की वैल्यू √8 के साथ होगा तो अंडा रूट हो जाएगा 16y अब बराबर में 0। तो ये हो जाएगा माइनस का 3y माइनस 16 कितने का वर्गमूल है, 4 का y, और ये आपका भाग से जाएगा गुणे में, तो 2 गुणे √2। अब यहाँ पर देखिए माइनस का कितना हो जाएगा, माइनस का 3y माइनस का 4y, तो माइनस का 7y अब बराबर गुणा करेंगे तो हो जाएगा 0। इस 7 आपका गुणे में है, भाग में जाएगा तो y बराबर 0 बटे -7, यानी y बराबर कितना आ गया, 0। अब y की वैल्यू उठाकर समीकरण 3 में रख देंगे। तो यहाँ पर एक लाइन डालते हैं और लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कहाँ रहा, ये रहा। तो ये हो जाएगा x बराबर √3 बटे √2 मल्टीप्लाई y की वैल्यू 0। और आपको पता है कि 0 किसी भी संख्या में गुणा कराएं तो टोटल 0 हो जाता है, यानी ये हो जाएगा x बराबर 0। यानी फाइनल हमें जो वैल्यू मिली है वो है x बराबर 0 और y बराबर 0। ये दो वैल्यू हमें मिली हैं। उम्मीद है बच्चों कि ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा क्योंकि हमें अगला प्रश्न सॉल्व करना है, ठीक है। चलिए इसको हम करते हैं बराबर, क्योंकि आपने इसको नोट कर लिया होगा। पहले प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन आपका बचा है बच्चों, इसको हम लिखेंगे यहाँ पर से। ये है आपका 6ठा नंबर, जो कि दिया गया है 3x बटे 2 माइनस 5y बटे 3 बराबर माइनस का 2, ठीक है। इसको थोड़ा हम एलसीएम लेकर सॉल्व कर लेते हैं, ज़्यादा आसान हो जाता है प्रश्न। एलसीएम आपका आ जाएगा 6, 3 का मल्टीप्लाई इधर करेंगे, 3 त्रिक 9x और ये हो जाएगा 2 पंचे 10y बराबर माइनस का 2। ये आपका भाग से गुणे में जाएगा तो ये हो जाएगा 9x माइनस 10y और ये हो जाएगा 6 दूनी माइनस का 12। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। इसको हम बनाएंगे समीकरण 1। अब दूसरा समीकरण हमें दिया गया है x/3 प्लस y/2 बराबर 13/6 है। अब हमें यहाँ पर एलसीएम ले लेना है। एलसीएम कितना जाएगा, 6, 2 का इधर गुणा करेंगे 2x, ये हो जाएगा 3y बराबर 13/6। 6 से 6 आपका कट जाएगा क्योंकि भाग से गुणे में जाएगा, ठीक। तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3y बराबर 13 और इसे हम बनाएंगे समीकरण 2, ठीक। अब इसके बाद हम समीकरण 1 या समीकरण 2 से किसी एक की वैल्यू निकाल लेते हैं, आराम से रखेंगे और आराम से आ जाएगा। तो इस बार अभी तक हमने समीकरण 1 से निकाला है, इस बार समीकरण 2 से निकाल के बता देते हैं। चाहे जिसकी वैल्यू निकालिए, x की या वैल्यू की, y की, तो लिखेंगे यहाँ पर समीकरण 2 से। यहाँ पर लिख देते हैं समीकरण 2 से मान निकालेंगे।
तो ये आपका प्रश्न है, सॉरी समीकरण है 2x प्लस 3y बराबर 13 यहाँ से हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3y, ये गुणे से भाग में जाएगा, तो x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2, और इसका हम नाम देंगे समीकरण 3। अब 2 से निकाले हैं तो हमें समीकरण 1 में रखना होगा, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 से समीकरण 2 में, सॉरी 2 में नहीं, 1 में रखने पर। ठीक, चलिए रखते हैं समीकरण 1 में, कहाँ पर, इस जगह पर। तो ये हो जाएगा 9 और x की वैल्यू है 13 माइनस 3y बटे में 2, और ये है माइनस का 10y बराबर में आपका माइनस का 12। 9 का तो अंदर गुणा करना ही पड़ेगा, कितना आ जाएगा, 3 से 13 गुणा करा दीजिए, 13 9 117 हो जाएगा, और माइनस 9 त्रिक 27y बटे में 2 माइनस 10y, और माइनस का 72 लिख रहे हैं, माइनस का 12। इसमें हम एलसीएम ले लेते हैं, तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 117 तो है ही, ये ऊपर रहेगा ही, एलसीएम आपका आएगा 2। ठीक है, तो ये हो जाएगा 117 माइनस 27y माइनस इसका गुणा इसके साथ हो जाएगा, तो हो जाएगा 20y बराबर माइनस का 12। चलिए अब इधर नोट करते हैं, इसे थोड़ा आप सॉल्व कीजिए, कितना आ जाएगा, ये हो जाएगा 117 माइनस 27 माइनस 20 हो जाएगा माइनस का 47y बटे में आपका क्या चल रहा, 2, बटे में 2 तो है, लेकिन अब इसको भाग से गुणे में भेजना चाह रहे हैं, तो ये आपका गुणे में जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, 12 दूनी 24, तो माइनस का 24 आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हो जाएगा माइनस का 47y बराबर माइनस का 24, और ये आपका माइनस से प्लस से माइनस में जाएगा, तो माइनस का 117। ठीक, अब माइनस का 147y 7 4 11 के 1 हासिल, 7 4 11 के 1 हासिल 1, और 2 1 3 1 4, और ये रहा 1 माइनस का, कितनी बार में कटेगा, माइनस से माइनस तो कट ही जाएगा, 47 एक अन्नम 47, और 47 को 3 बार में काटेंगे, 141 को 3 बार में कट जाएगा पूरा, जिससे y बराबर आपका हो जाएगा 3। अब y का मान समीकरण 3 में रखिएगा, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में इस जगह पर, यहाँ पर, ये हो जाएगा x बराबर 13 माइनस 3 गुणे 3 बटे हो जाएगा 2, तो ये हो जाएगा 13 माइनस 3 त्रिक 9 बटे 2, यानी कि x बराबर 13 से 9 घटाएंगे तो 4 आएगा बटे में 2, 2 एक अन्नम 2, 2 दूनी 4, जिससे x बराबर कितना आ जाएगा 2, यानी फाइनल हमें x की जो वैल्यू है वो मिली 2 और y की वैल्यू मिली है 3। ठीक है बच्चों, तो बताइए प्रश्न नंबर 1 के सारे क्वेश्चन आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आ गए होंगे। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 के बाद हम लोग अब सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 2। देखते हैं बच्चों दूसरा नंबर प्रश्न। दूसरे नंबर प्रश्न में कहा गया कि 2x प्लस 3y बराबर 11 और 2x माइनस 4y बराबर माइनस के 24 को हल कीजिए और इससे m का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए y बराबर mx प्लस 3 हो। ठीक, तो हमें यहाँ पर सिंपल सा काम ये करना है कि इस वाले समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल करके एक्स वाई की वैल्यू निकाल लेना है। उसके बाद हमें इस समीकरण में रखेंगे तो m की वैल्यू अपने आप प्राप्त हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। तो लिखेंगे 2x
प्लस 3y बराबर 11। ठीक है, और इसे जो है हम क्या मानेंगे, समीकरण 1 मान लेंगे। ये आपका समीकरण 1 है। उसके बाद दूसरा समीकरण आपका हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर -24। इसका हम नाम दे देंगे समीकरण 2। ठीक है, इस बार समीकरण 1 2 से हम x की वैल्यू निकालते हैं, ज़्यादा आसान रहेगा इस वजह से। देखिए 2x ये आपका ऋण से धन में जाएगा। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे, यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, ज़्यादा अच्छा रहेगा। समीकरण 2 से, समीकरण 2 से तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4y बराबर -24। ये तो दूसरा समीकरण है, वैल्यू निकालेंगे -24, ये आपका प्लस का 4y आ जाएगा। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं, क्या देख सकते हैं कि 2 आपको कॉमन दिख रहा है। 2 कॉमन करेंगे तो माइनस के हो जाएगा 12 और ये हो जाएगा 2y। तो 2 से 2 कट जाएगा, जिससे x बराबर आया -12 अब प्लस का 2y, और इसका हम नाम दे देते हैं समीकरण 3। ठीक, अब हम यहाँ पर लिखेंगे कि x का मान समीकरण 3 से समीकरण कहाँ पर 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखेंगे। कहाँ पर रखना है, इस जगह पर। तो 2x की वैल्यू कितनी है, -12 प्लस का 2y, और उसके बाद है प्लस का 3y, प्लस का 3y बराबर 11। ये हो जाएगा। अब 2 का गुणा करेंगे तो 12 दूनी माइनस का 24 हो जाएगा, और 2 दूनी 4y प्लस का 3y बराबर 11। तो ये आपका 24 धन ऋण से धन में जाएगा, और ये दोनों आपके जुड़ जाएंगे। तो 4y और 3y तो हो जाएगा 7y बराबर 11 प्लस 24। ये माइनस से प्लस में गया, तो ये हो जाएगा 7y बराबर 24 और 11 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 35। जोड़ लीजिए, 4 1 5 2 1 3, 7 का 9 7, 7 पना 35, जिससे y बराबर तो हमें मिल गया 5। y बराबर 5 मिला। अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, कहाँ पर, यहाँ पर। तो हो जाएगा x बराबर -12 प्लस 2 मल्टीप्लाई 5। तो x बराबर -12, 5 दूनी 10, तो x बराबर कितना आ जाएगा, -2। तो ये रहा आपका एक y की वैल्यू, ये रहा आपके x की वैल्यू। इन्हें उठाकर इसमें रख देना है। ठीक है, तो लिखेंगे यहाँ पर, समीकरण को लिख देते हैं। क्या दिया गया है, y बराबर mx प्लस 3। तो लिखेंगे x बराबर -2, x बराबर -2 और y बराबर 5 रखने पर। ठीक, तो y बराबर तो आपका 5 हो गया, m x की वैल्यू -2, अब प्लस में 3, तो ये रहेगा आपका 5, ये 3 आपका धन से में आएगा, -2 बराबर, -3 बराबर -2m, गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 2 बराबर ठीक है, y की वैल्यू 5 है, 7 पन्ना 35, और x की वैल्यू -2 है। तो यहाँ पर यदि रखेंगे x की वैल्यू -2, y की वैल्यू 5, तो 5 ये आपका धन से ऋण में आएगा, और उसके बाद हो जाएगा -2m। ठीक है, और 2 से आपका 2 कट जाएगा,
यानी यहाँ पर बचेगा 1 और यहाँ पर भी 1, तो 1 बराबर माइनस m, यानी m बराबर आया है माइनस का 1। ठीक है, ये हो गया आपका m के मान। तो उम्मीद है बच्चों कि प्रश्न नंबर 2 भी आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई डाउट हो, आप लोग कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर 2 फाइनल हमने सॉल्व कर लिया है। प्रश्न नंबर 2 के बाद अब प्रश्न नंबर 3 में भी 6 पार्टों में प्रश्न है, तो एक एक क्वेश्चन को बहुत ही बारीकी से और सावधानी पूर्वक सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का पहला नंबर देखिए। सबसे पहले हम देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में कहा क्या गया है। निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और उनके हल प्रतिस्थापन विधि द्वारा ज्ञात कीजिए। अब ये आपका पहला प्रश्न है। लिखा गया दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, उन्हें ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हमसे उन संख्याओं को पूछा गया है। कौन सी? दो संख्याएं जिनका अंतर 26 है, ठीक है, और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। तो हम उन संख्याओं को मान लेते हैं। दो संख्याएं हैं तो लिखेंगे माना एक संख्या बराबर x और दूसरी संख्या मान लेते हैं दूसरी संख्या बराबर y। तो अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त मतलब जो पहली बार कही गई बात है। क्या कंडीशन है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, यानी अंतर का मतलब होता है घटाना और योगफल का मतलब होता है जोड़। तो अंतर कहा गया है कि x और y दोनों का जो अंतर है वो 26 है। अब इस समीकरण को ही हम समीकरण 1 बना देंगे। इसे हम बना देंगे समीकरण 1। ठीक, अब द्वितीय शर्त में देखिए क्या लिखा गया है। लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में कहा एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी। एक संख्या कौन? x। जो x है वो दूसरी संख्या y की कितनी गुनी है? 3 गुनी। इसे हम बना देंगे समीकरण 2। इसे हम क्या बना देंगे? समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x की वैल्यू उठाकर समीकरण 1 में रख देना है। बहुत सिंपल सा, आराम से प्रतिस्थापन से हल हो जाएगा। ठीक, तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर चलिए रख देते हैं समीकरण 2 से यहाँ पर। तो ये हो जाएगा 3y माइनस y बराबर में 26। 3y से y जाएगा तो हो जाएगा 2y बराबर में 26। 2 एक अन्नम 2, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6। तो y बराबर तो आपको मिल गया 13। कितना? 13। अब y का मान समीकरण 2 में रख देंगे। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, यानी कि यहाँ पर, तो x बराबर 3 गुणे 13। तो x बराबर कितना आ गया? 39। तो लिखेंगे अतः संख्याएं 39, 13 हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से बच्चों आपको प्रश्न नंबर 3 का पहला प्रश्न सॉल्व करना था, जो कि आपके सामने है। तो यहाँ पर आपको कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि हमने बहुत ही आराम से आपको समझाया है। ठीक है, तो प्रश्न नंबर 1 के बाद अब हम लोग इसके आगे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो कि है आपका प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न। इसमें कहा गया कि दो समपूरक कोणों में
बड़ा कोण छोटे कोण से 10 अंश अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। इसका मतलब यह है कि इसमें दो कोण हैं, दो कोण ऐसे हैं जिसमें एक बड़ा है और एक छोटा है, तो उन दोनों कोणों को हम लोग क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना बड़ा कोण बराबर x अंश, छोटा कोण बराबर y अंश। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से क्या है, दो समपूरक कोण का मतलब होता है ऐसे दो कोण जिनका योग कितना होना चाहिए, 180 अंश होना चाहिए, और ये रहा आपका समीकरण 1। ठीक, अब इसके बाद द्वितीय शर्त में कहा गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 10 अंश अधिक है। बड़ा कोण कौन, x अंश, छोटा कोण कौन, y अंश। y अंश से ये 10 अंश क्या है, अधिक है, ये 10 अंश अधिक है। ठीक, तो इसको हम बना देते हैं समीकरण 2। अब समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखेंगे, तो लिखेंगे x अंश का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर, यहाँ पर, तो ये हो जाएगा y अंश प्लस 10 अंश प्लस y अंश बराबर 180 अंश। तो y अंश मिलकर हो जाएगा 2y अंश प्लस 10 अंश बराबर 180 अंश। थोड़ा इसे और सॉल्व करेंगे, ये आपका धन से ऋण में जाएगा, तो ये हो जाएगा 2y अंश बराबर 180 अंश, और ये धन से ऋण में, यानी माइनस का 10 अंश। ठीक, और उसके बाद हो जाएगा 2y अंश, घटाएंगे तो आ जाएगा 170 अंश। इसको काटेंगे, 2 एक अन्नम 2, 2 अठे 16, एक बढ़ेगा, 2 अठे 16, एक बढ़ा 10 हो गया, 2 पंचे 10, यानी y अंश की जो वैल्यू निकल के आई वो तो आई 75 अंश। क्या आ गई, 75 अंश। अब y का मान हम समीकरण 2 में रखेंगे, तो लिखेंगे y अंश का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 में रखेंगे तो ये हो जाएगा x अंश बराबर y की वैल्यू कितनी है, 85 अंश प्लस 10 अंश। तो यहाँ से x का मान निकल के आया 95 अंश। तो यहाँ पर लिखेंगे, क्या लिखेंगे, हमसे छोटा और बड़ा कोण पूछा गया था, तो लिखेंगे अतः बड़ा कोण कौन, x की वैल्यू 95 अंश, और लिखेंगे छोटा कोण कौन 85 अंश। तो आप देख सकते हैं कि दोनों में 10 का अंतर चल रहा है, और यहाँ पर भी 10 का अंतर है। छोटा वाला जो है, जो बड़ा वाला छोटे वाले से 10 अंश बड़ा है, तो आप देख सकते हैं। इस प्रकार से आप अपने उत्तर की जांच भी कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3 का दूसरा प्रश्न हमने सॉल्व कर लिया है, इसकी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 के दूसरे के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 का तीसरा प्रश्न देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंद 3800 रुपये में खरीदी। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंद 1750 रुपये यानी 1750 रुपये में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और प्रत्येक गेंद का मूल्य बताइए।
प्रत्येक का मतलब एक बल्ला और एक गेंद, ठीक है, प्रत्येक यानी एक गेंद। चलिए तो यहाँ पर लिखेंगे माना प्रत्येक बल्ले का मूल्य क्या मान लेते हैं, x रुपए, और प्रत्येक गेंद का मूल्य बराबर y रुपए। अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त क्या है, प्रथम शर्त यह है कि 7 बल्ले हैं, 7 बल्ले कितने रुपए के मिलेंगे, एक बल्ला x रुपए का, तो 7 बल्ला 7x रुपए का, तो ये हो जाएगा 7x, तो बल्ले ले लिए, प्लस अभी उसे 6 गेंदें और लेनी है, तो 6 गेंदें हो जाएंगी 6y रुपए की, और कुल उसने कितने रुपए दिए, 3800 रुपए दिए, और इसे हम बनाएंगे समीकरण 1। ठीक, अब द्वितीय शर्त से लिखेंगे, द्वितीय शर्त में कहा गया कि 3 बल्ले और 5 गेंद है, तो 3 बल्ले का मूल हो जाएगा 3x, और 5 गेंद का मूल हो जाएगा 5y, और उसने कुल 1750 रुपए दिए, और ये हो जाएगा समीकरण 2। अब हमें ये करना है, या तो समीकरण 1 से या तो समीकरण 2 से x या y का मान निकाल लें। तो यहाँ पर लिखेंगे समीकरण 1 समीकरण 1 ये रहा, जो कि है 7x + 6y बराबर 3800। अब इसको हम धन से ऋण में भेज देंगे, तो ये हो जाएगा 7x बराबर 3800 माइनस 6y। अब ये 7 आपका गुणे से भाग में आ जाएगा, तो ये हो जाएगा कितना, x बराबर 3800 माइनस 6y बटे में आपका 7 आ जाएगा, और इसका नाम हम दे देते हैं समीकरण 3। अब हमें ये करना है कि समीकरण 3 से x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। ठीक, क्योंकि हमने x समीकरण जो x है 3 है, जो x की वैल्यू हमने समीकरण 1 से निकाली है, तो हमें 2 में रखना होगा। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 में रखने पर, समीकरण 2 कहाँ है, ये रहा, यहाँ पर x की वैल्यू रखेंगे, तो ये हो जाएगा 3, x का मान है 3800, ठीक, 3800 माइनस 6y बटे में आपका 7, और उसके बाद प्लस का 5y बराबर 1750 रुपये। ठीक, अब इस 3 का तो अंदर गुणा करा देंगे, तो 3 का जैसे ही गुणा कराएंगे देखिए कितना आएगा, 3 0 0 3 0 0, 3 8 24 के 4 हासिल 2, 3 3 9 2 11, और माइनस 6 18y बटे में आपका 7, और प्लस का 5y बराबर 1750। अब इसमें हम ले लेते हैं एलसीएम। एलसीएम कितना आ जाएगा, देखिए एलसीएम आपका आएगा 7, तो ये तो जितना लिखा गया है ये आपका लिखा रहेगा, ये भी लिखा रहेगा, प्लस 7 पना 35y बराबर हो जाएगा 1750। ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, तो यहाँ से आपका आ जाएगा 11400। ये दोनों आपके क्या हो जाएंगे, घट जाएंगे, और घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 35 से 18 घटाना है, ठीक है, तो 15 में से 8 जाएगा तो 7, 2 में से 1 जाएगा तो 1, वो भी किसका, प्लस का, y बराबर, ये आपका भाग से गुणे में जाएगा, गुणा करेंगे 7 0 0, 7 पाना 35 के 5 हासिल 3, 7 7 49, 3
52, 49 3 52 के 5, सॉरी 52 के 2 हासिल 5 और 7 एकन्नम 7 5 कितना हो जाएगा 12। अब ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा, ये है 12 25 0, ठीक है, इसको सही से लिख देते हैं 12 25 0, ठीक। और ये आपका धन से ऋण में जाएगा तो यहाँ से आपका हो जाएगा 17y बराबर 12 25 0 माइनस 11 400, ठीक। अब इसको थोड़ा इधर सॉल्व कर लेते हैं, घटाएंगे तो 17y बराबर, हम इसको घटा लेते हैं, ठीक। 0 से 0 घटाएंगे तो 0 आ जाएगा, उसके बाद 5 में से 0 घटाएंगे तो 5 आएगा, इसके बाद आपका क्या बचता है, ये है आपका 2 हासिल लिया 12, 12 में से 4 जाएगा कितना जाएगा 8, 12 में से 4 जाएगा तो हो जाएगा 8, और इसके बाद आपका अब तो कुछ बचा नहीं, अब तो कुछ नहीं बचा है, इतना ही आएगा। और ये हो जाएगा 17 का नाम 17 17 25 85, तो y का तो मान कितना आ गया 50 आ गया, ठीक है। अब y का मान हमें रखना होगा कहाँ पर, समीकरण 3 में, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, कहाँ पर, इस जगह पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 गुणे 50 बटे में आपका 7, तो ये हो जाएगा x बराबर 3800 माइनस 6 पंचे 30 यानी 300 बटे में आपका 7 चल रहा, तो x बराबर 3800 से ये हो जाएगा 6 पंचे 30 और एक 0, ठीक, सही है। घटाएंगे तो आ जाएगा आपका 3500 बटे में 7, 7 एकन्नम 7 7 पाना 35 और ये 0, यानी x बराबर कितना आ गया 500। अब हमसे जो पूछा गया था ना वो क्या है, यहाँ पर लिखा गया प्रत्येक बल्ले का मूल्य कितना x, और जो x की वैल्यू आई है वो 500 है, यानी कि एक बल्ले का जो मूल्य हो जाएगा वो हो जाएगा 500 रुपये, और उसके बाद एक गेंद का मूल्य है वो हो जाएगा आपका 50 रुपये। यही हमसे पूछा गया है बच्चों, ठीक है। तो इसमें क्वेश्चन में कहीं पर कोई दिक्कत हो, कोई समस्या हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा, वैसे भी कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। तो चलिए प्रश्न नंबर 3 के तीसरे प्रश्न के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 3, तीसरे का चौथा प्रश्न। प्रश्न नंबर 3 का चौथा पार्ट देखिए बच्चों, यहाँ पर कहा गया कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। कहने का मतलब ये है कि एक भाड़ा तय किया गया है, नियत भाड़ा मतलब निश्चित है, ठीक है, और बाकी अतिरिक्त चली गई दूरी भी शामिल की गई है इसमें, उसका भी भाड़ा अलग से है। कहा गया 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपये है तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा 155 रुपये है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? तो चलिए हम लोग लिखेंगे। सबसे पहले मानेंगे माना नियत भाड़ा, माना नियत भाड़ा। नियत भाड़ा मतलब वो निश्चित है, तो नियत भाड़े को हम क्या मान लेते हैं 100 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा, प्रति किलोमीटर का भाड़ा मान लेते हैं y रुपये। ठीक, अब लिखेंगे प्रथम शर्त से। प्रथम शर्त से क्या है? प्रथम शर्त, उसको 10 किलोमीटर की दूरी के लिए 105 रुपये देना पड़ता। देखिए, एक भाड़ा ऐसा जो कि नियत है, उसे 100 रुपये तो देना ही देना पड़ेगा,
और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना है y। अब 10 किलोमीटर जा रहा तो 10y हो, तो कुल मिलाकर उसने कितना रुपए दिया, वो दिया 105 रुपये। ये बना आपका समीकरण 1। अब द्वितीय शर्त से नियत भाड़ा तो नियत ही रहेगा, प्लस कितनी दूरी गया 15 किलोमीटर, 15 किलोमीटर दूरी यह जाएगा तो उसे 15y भाड़ा देना होगा और 155 रुपये। तो ये हो जाएगा आपका समीकरण 2। अब समीकरण 1 से x की वैल्यू उठाकर समीकरण 2 में रख देंगे। तो पहले समीकरण 1 से x की वैल्यू निकालेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, तो ये आपका जो धन में है ये ऋण में चला जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 105 माइनस 10y, और इसका नाम दे देंगे समीकरण 3। तो लिखेंगे x का मान समीकरण किसमें 2 में, समीकरण 2 में रखने पर इस वाले मान को रख देते हैं कहाँ पर, इस जगह पर, जो कि हो जाएगा 105 माइनस 10y और ये प्लस का 15y बराबर में 155। तो देखिए ये तो आपका धन से ऋण में जाएगा। अब 15 में से 10y घटेगा तो बचेगा आपके पास 5y, और उसके बाद 155 माइनस 105, तो ये हो जाएगा आपका 5y बराबर, 5 से 5 घटाएंगे 0 आ जाएगा, 5 से 0 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा, काटेंगे तो y बराबर तो आपके आ गया कितना 10। ठीक, अब y का मान समीकरण 3 में रखेंगे, तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में यानी यहाँ पर, तो ये हो जाएगा x बराबर 105 माइनस 10 गुणे कितना 10, y का मान 10 है। ठीक, तो x बराबर कितना आ जाएगा, ये 105 तो है, y का मान कितना 10 आया, तो यहाँ पर 10 रखेंगे तो 10 में 100 हो जाएगा, 105 माइनस 100, तो x बराबर कितना आ गया, x बराबर आपका आ गया मात्र 5 रुपये, यानी जो नियत भाग है वो आपका 5 रुपये है और जो भाड़ा है वो आपका 10 रुपये है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ तक यदि किसी को कोई प्रॉब्लम हो, कोई दिक्कत हो तो आप लोग कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा। ठीक है, वैसे यहाँ तक तो कोई दिक्कत होगी नहीं। अब जो हमसे पूछा गया पहले उसको मान रख देते हैं। ठीक, यहाँ पर लिखेंगे अतः नियत भाड़ा हमने क्या माना था, वो x रुपये, तो x की वैल्यू है 5 रुपये, और प्रति किलोमीटर भाड़ा कितना आया है 10 रुपये। अब हमसे एक प्रश्न और पूछा गया, एक व्यक्ति को 25 किलोमीटर की यात्रा करनी है। अब 25 किलोमीटर की जो यात्रा है उसे करने के लिए कितने रुपए देना होगा ये पूछा गया है। तो लिखते हैं, शुरू करेंगे, तो लिखेंगे 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कुल भाड़ा बराबर, देखिए नियत भाग क्या है 5, तो 5 रुपये तो उसे देना ही देना पड़ेगा, प्लस कितना जाएगा 25 किलोमीटर। अब 25 किलोमीटर में 10 रुपये उसे प्रति किलोमीटर के भाव से देना है, तो ये तो हो गया आपका 5 रुपये और ये हो जाएगा 250, यानी कि 255 रुपये उसे 25 किलोमीटर चलने के लिए देना पड़ेगा।
उम्मीद है बच्चों कि ये आपका चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए प्रश्न नंबर तीसरे का चौथे प्रश्न के बाद हम लोग सॉल्व करेंगे प्रश्न नंबर 5। तीसरे प्रश्न का पांचवा पार्ट देखिए बच्चों, इसमें कहा गया कि यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। अब हमें भिन्न वाले जो यहाँ पर क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एक प्रश्न आपके पेपर में जरूर बनता है यहाँ से। ठीक है, तो चलिए जो हमसे पूछा गया है, क्या पूछा गया? भिन्न। तो हम भिन्न ही मानेंगे, तो लिखेंगे माना भिन्न बराबर x/y। अब भिन्न क्या होती है? भिन्न होती है अंश बटे हर के रूप में जो संख्या लिखी हो उसे हम भिन्न बोलते हैं। ठीक है, तो हमने अंश माना है x, हर माना है y, तो लिखेंगे प्रथम शर्त से कहा गया भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ देना है। यानी कि आपकी जो भिन्न थी वो थी x/y। कहा गया अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिए जाए। देखिए हमने अंश में 2 जोड़ दिया, हर में 2 जोड़ दिया, और जैसे ही जोड़ते हैं वो क्या हो जाती है? 9/11 हो जाती है। 9/11। ठीक, इसका हम तिर्यक मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 11x प्लस 11 दूनी 22 बराबर ये हो जाएगा 9i और प्लस का 9 दूनी 18। इसको हम धन से ऋण में भेज देते हैं तो ये हो जाएगा 11x बराबर 9i प्लस 18 माइनस 22। तो ये हो जाएगा 11x बराबर 9y। 22 में से 18 घटाएंगे तो माइनस का 4 आ जाएगा, और यहाँ से हम x का मान निकाल लेते हैं तो 9y माइनस 4/11। तो ये तो आपका बन गया समीकरण 1। ठीक, यहाँ से x का मान हमने इजीली निकाल लिया है। अब द्वितीय शर्त से तो लिखेंगे द्वितीय शर्त से। द्वितीय शर्त में हमें कहा गया है कि अंश और हर दोनों में इस बार 3 जोड़ देना है। तो x/y दोनों में हमने क्या कर दिया? 3 जोड़ दिया। अब जैसे 3 जोड़ा तो वह कितनी हो गई? 5/6 हो गई। अब इसका तिर्यक मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा 6x 6 18 5y 5 3 15। ये आपका धन से ऋण में चला जाएगा तो ये हो जाएगा आपका कितना? 6x बराबर 5y 5y प्लस 15 माइनस 18। तो ये हो जाएगा 6x बराबर 5y, 18 से 15 घटाएंगे तो हो जाएगा माइनस का 3। ठीक है, और उसके बाद हम क्या करें? इसको गुणे से भाग में भेज देते हैं तो x बराबर हो जाएगा 5y माइनस 3 बटे में 6। इसको बना देते हैं समीकरण 2। अब यहाँ से देखिए कि समीकरण 1 से x का मान उठाकर समीकरण 2 में रख देना है। ठीक, तो यहाँ पर लिखेंगे, या यहाँ से x की वैल्यू उठाइए यहाँ पर रख दीजिए, जैसा आप चाहे वैसा कर सकते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 2 से x का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, यहाँ से x का मान उठाना है और यहाँ पर रख देना है, यानी इसको y x की जगह पर रखना है। तो ये हो जाएगा 5y माइनस 3 बटे में 6 बराबर 9y और माइनस का 4 बटे में 11। तिर्यक गुणा कराएंगे, इसका तिर्यक गुणा कराएंगे। देखिए 11 × 5 = 55 हो जाएगा। 11 × 5 = 55y और 11 × 3 माइनस का 33 बराबर 6 9 का 54y 54y और 6 चौको माइनस का 24।
6 चौको 64 11 33, यहाँ पर 33 आ जाएगा, यहाँ पर 33 रहेगा। ठीक है, अब यहाँ से हमें y की वैल्यू तो निकालनी ही है, तो ये हो जाएगा 55y, ये धन से में आ जाएगा 54y बराबर में आपका माइनस का 24 है और ये प्लस में आपका 33 जाएगा। तो 55 से 54 घटाएंगे तो 1y बचेगा और इसको घटाएंगे 33 से 24 घटा देना है, तो 13 में से 4 जाएगा तो बचेगा 9 मात्र बच जाएगा, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 9। अब y का मान आप चाहे समीकरण 2 में रखें या समीकरण 1 में रखें, बात वही पड़ेगी। तो लिखेंगे y का मान समीकरण कहाँ पर 2 में रखने पर, कहाँ पर इस जगह पर, तो x बराबर 5 गुणे 9 माइनस 3 बटे में 6, तो x बराबर 9 पना 45 माइनस 3 बटे 6, तो 9 पना 45 से 3 घटाएंगे तो आ जाएगा 42 बटे 6, 6 का नाम 6 6 सतह वाला है 42, तो x बराबर कितना आ जाएगा 7। ठीक, तो हमारी भिन्न क्या बनी, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः भिन्न बराबर क्या थी, x अपान y, यहाँ पर x की वैल्यू ये रही तो जो कि हो जाएगी 7 और y की वैल्यू ये रही। अब यहाँ पर यही आपका आंसर हो जाएगा। यदि आंसर आप चेक करना चाहें कि हमारा सही है कि गलत है तो आप यहाँ पर रख कर देख लीजिएगा, दोनों पार्ट बराबर आ जाएंगे। ठीक है, और इसकी वैल्यू यहाँ पर रखे दें तब भी बराबर आ जाएगा। इस प्रकार से अपने आंसर की जांच कर सकते हैं। तो चलिए बच्चों, हमने प्रश्न नंबर 3 के 5वें पार्ट तक सॉल्व कर लिया है। इसके बाद आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है, जो कि है आपके प्रश्न नंबर 3 का 6ठा पार्ट। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों, ये है प्रश्न नंबर 3 का 6वां पार्ट। इसमें कहा गया कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है। तो जो हमें से पूछा गया है उसे हम लोग मान लेते हैं। ठीक है, तो लिखेंगे माना, यहाँ पर लिखेंगे माना जैकब की वर्तमान आयु, वर्तमान का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम में जो उसकी उम्र है। ठीक है, तो x वर्ष। अब उसका पुत्र है तो लिखेंगे और उसके पुत्र की वर्तमान आयु मानेंगे y वर्ष। ठीक, अब यहाँ पर लिखेंगे प्रथम शर्त से चलिए समझते हैं। देखिए यहाँ पर कहा गया 5 वर्ष बाद जैकब की आयु। अब ये बताइए, यदि इस समय आप जो है 10 वर्ष के हैं, मान लीजिए अपनी उम्र मान लीजिए कि आप 10 वर्ष के हैं, तो 5 वर्ष बाद आपकी उम्र कितनी होगी, तो आप कहेंगे 15 वर्ष हो जाएगी। इसका मतलब आपने अपनी उम्र में 5 जोड़ दिया जब बाद की बात चली। तो यहाँ पर भी जैकब की जो आयु है वो पहले तो वर्तमान में कितना था, x था, तो 5 वर्ष बाद उसकी उम्र में 5 वर्ष की क्या हो जाएगी, बढ़ोतरी हो जाएगी। और आगे कहा गया उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी। और जब जो जैकब है वो 5 साल बढ़ा आगे 5 साल बिताया, तो क्या उसका पुत्र 5 साल आगे नहीं बिताएगा, तो वो भी तो 5 साल बढ़ेगा। तो यहाँ पर हो जाएगा y प्लस 5, ये तो उसके पुत्र की आयु हो गई, ये जैकब की आयु हो गई। ये कब बराबर है,
इसमें कहा गया उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी हो जाएगी, यानी पुत्र की आयु से कितना गुना हो गया, 3 गुना ज़्यादा हो गया। ठीक, अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे। तो x + 5 बराबर 3 का गुणा करेंगे 3y + 15। ठीक, 3 × 5 = 15, ये धन श्रेणी में जाएगा। तो x बराबर 3y + 15 - 5, तो x बराबर हो जाएगा 3y + 10। ये बना आपका समीकरण 1। अब लिखेंगे द्वितीय शर्त से, द्वितीय शर्त में ये कहा कि 5 वर्ष पूर्व, अब पहले की बात चल रही, अब इस समय आप 10 साल के हैं, तो 5 साल पहले कितने साल के रहोगे, तो अपनी उम्र में 5 साल कम कर देंगे। तो इसी प्रकार यहाँ पर जो जैकब है उसकी उम्र इस समय x वर्ष है, तो x वर्ष है तो 5 वर्ष पहले की बात चल रही, तो उसकी उम्र x - 5 हो जाएगी। और उसके जो पुत्र की उम्र है उसमें भी 5 वर्ष कम हो जाएंगे। अब इसमें कहा गया है कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की जो आयु है उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, यानी कितना गुना था अपने पुत्र की आयु का, 7 गुना था। अब इसको हम थोड़ा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर गुणा करेंगे 7y - 7 × 35, ये ऋण से धन में जाएगा। तो यहाँ से हम इसको हल करते हैं थोड़ा, तो ये हो जाएगा x - 5 बराबर, इसको हम उधर भेज देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपका हो जाएगा x बराबर 7y - 35 + 5, तो x बराबर हो जाएगा 7y - 30। इसे हम बना लेंगे समीकरण 2। अब ये कह सकते हैं कि x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर, तो लिखेंगे x का मान समीकरण 2 से समीकरण 1 में रखने पर। ठीक, चलिए रख देते हैं। यहाँ पर रखना है, कितना है, 7y - 30 बराबर 3y + 10। अब y वाला एक तरफ कर लेना है, 7y - 3y, ये आपका है 10, और ये माइनस से प्लस में जाएगा, कितना हो जाएगा 30। तो 7y से 3y जाएगा तो हो जाएगा 4y, और 10 और 30 हो जाएगा 40। काटेंगे तो 10 बार में कटेगा, यानी y का मान कितना निकल के आया, 10। अब y का मान आप चाहे समीकरण 2 में रखें चाहे समीकरण 1 में रखें, बात तो एक ही है। ठीक, तो चलिए हम समीकरण 1 में ही रख देते हैं। तो लिखेंगे y बराबर 10 समीकरण 1 में रखने पर, कहाँ पर, इस जगह पर रख देना है। तो ये हो जाएगा x बराबर 3 × 10 + 10, तो 10 × 30 + 10, तो x बराबर कितना आ गया, 40। ठीक, तो x की वैल्यू 40 आई है, y की वैल्यू 10 आई है, और हमने यहाँ पर वर्तमान आयु मानी थी। तो आप ये बताइए कि जैकब की वर्तमान आयु कितनी हो गई, 40 वर्ष हो गई, और उसके पुत्र की जो वर्तमान आयु है वो 10 वर्ष हो गई। यही दोनों बच्चों आपके आंसर है। तो आप लोग अब बताइएगा कि आज की जो क्लास थी वो आपको पढ़ने में आनंद आया कि नहीं आया। वैसे तो मज़ा तो आया होगा, क्योंकि एक एक आपके डाउट पूर्ण आपके हमने क्वेश्चन सॉल्व करवाए हैं। ठीक है, तो हमारी क्लास आपको बच्चों अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ठीक है, अब बेल आइकन तो बिल्कुल भी प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपकी नई नई वीडियो की जो नोटिफिकेशन वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।